भारतीय इतिहास में ऐसी बहुत सारी वीरांगना थी जिन्होंने अपनी कार्य कुशलता, निपुणता, राजनीति, रणनीति, कूटनीति तथा अपनी बुद्धि के बल पर इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। इन्हीं में से एक थी रानी नाइकी देवी सोलंकी, जिन्होंने आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी को युद्ध में हराकर नपुंसक बना दिया। रानी नाइकी देवी चंदेल राजा शिवचित्ता परमार्दो की पुत्री थी। इनकी माता का नाम मल्हाना प्रतिहार था। नाइकी देवी अस्त्र शस्त्र चलाने में, घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध कौशल जैसे कई गुणों में काफी निपुण थी। इनका विवाह गुजरात के चालुक्य वंशीय राजकुमार अजय पाल सोलंकी के साथ हुआ था। ये महाराज महिपाल के पुत्र थे। नाइकी देवी के दो पुत्र थे। एक का नाम मूलराज द्वितीय था तथा दूसरे का नाम भीमदेव द्वितीय। महाराज महिपाल की मृत्यु के बाद राजकुमार अजय पाल सोलंकी गुजरात के राजा बने। इन्होंने अपना शासन कार्य बड़ी निपुणता से संभाल लिया था। इनके राज्य की राजधानी थी अनहिल्यवाड़ा पाटन। अमेरिकी इतिहासकार टैटियस चॉडलर के अनुसार उस समय अनहिल्यवाड़ा पाटन दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर था और यहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग निवास करते थे। इस शहर की वैभवशीलता और संपन्नता काफी प्रसिद्ध थी, परंतु दुर्भाग्यवश राजा अजय पाल सोलंकी ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाए। इनके राज्यकाल संभालने के 4 वर्ष बाद ही इनके अपने ही अंगरक्षक के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। ऐसी कठिन परिस्थिति में राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों, सामंतों और दरबारी गण ने मिलकर यह निर्णय लिया कि राजनीतिक कुशलता और कूटनीतिज्ञ रानी नाइकी देवी के हाथों में यह राज्य सुरक्षित रहेगा और उन्हें राज्य की कमान सौंपने का निर्णय लिया गया। क्योंकि राजा अजय पाल सोलंकी की मृत्यु के पश्चात कई दुश्मनों की नज़र इस राज्य की आमदनी और धन दौलत पर कब्जा जमाना चाहते थे, परंतु रानी नाइकी देवी ने यह कहकर राज्य की कमान संभालने से इनकार कर दिया कि नियम अनुसार इस राज्य के उत्तराधिकारी के जिंदा रहते हुए दूसरा कोई सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। लेकिन जब मंत्रीगण तथा सामंत अपनी बात पर अड़ गए तो रानी नाइकी देवी ने यह निर्णय किया कि वह राज्य की कमान अपने हाथ में नहीं ले सकती, लेकिन इस राज्य के उत्तराधिकारी मूलराज द्वितीय की प्रतिनिधि बनकर उनका मार्गदर्शन करने को तैयार हो गई। महाराज मूलराज द्वितीय के राज्य अभिषेक के पश्चात कुछ समय तक गुजरात राज्य में सब कुछ शांतिपूर्ण था। रानी नाइकी देवी राजा के प्रतिनिधि के रूप में अच्छी तरीके से राज्यकार संभाल लिया था, लेकिन धीरे धीरे चारों तरफ से दुश्मनों ने इस राज्य को जीतने और धन दौलत लूटने के इरादों से अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। गुप्तचरों के माध्यम से रानी नाइकी देवी को सूचना प्राप्त हुई कि किसी भी समय विदेशी आक्रांता राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं। विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी एक तुर्की लुटेरा था जो हबसी और आक्रांता था। अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए उसे भारत पर नजर थी। उसे पता था कि गुजरात का शासक एक नवलिंग है जो अपनी विधवा मां के संरक्षण में राज्य कर रहा है। इस राज्य के माध्यम से भारत में प्रवेश करना उसके लिए आसान हो जाएगा। इसी उद्देश्य के साथ मोहम्मद गौरी सन 1178 ईस्वी में अपनी विशाल सेना के साथ गुजरात की राजधानी अनहिल्यवाड़ा पाटन की तरफ निकल पड़ा। उसने अपनी विशाल सेना अनहिल्यवाड़ा से 40 मील दूर आबू पर्वत के पास तंबू लगाकर अपना सैन्य शिविर स्थापित किया। मोहम्मद गौरी ने रानी नाइकी देवी के साम्राज्य पर सीधा आक्रमण नहीं करके अपने एक दूत के द्वारा संदेश भिजवाया कि रानी और उसके बच्चों के साथ साथ राज्य की सभी महिलाएं एवं कन्याओं को धन दौलत के साथ उसे सौंप दो, नहीं तो सभी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जब मोहम्मद गौरी का दूत संदेश लेकर रानी नाइकी देवी के दरबार में पहुंचा तो रानी नाइकी देवी संदेश पढ़ी और उसका जवाब देते हुए मोहम्मद गौरी को लिखा कि हमें आपके सभी शर्तें मंजूर है। रानी नाइकी देवी के इस निर्णय से राज्य के सभी मंत्रियों और सामंतों को संशय में डाल दिया गया। तभी रानी ने उन्हें समझाया कि यह उनकी एक चाल है जिससे मोहम्मद गौरी को परास्त किया जा सकता है। रानी नाइकी देवी अपनी योजना को सफल बनाने के लिए आस पड़ोसी राजाओं और सामंतों से मदद मांगी।
जालोर चाहमान शासक कीर्तिपाल, अरबुर्दा परमार शासक धारावर्ष और नाडोल चाहमान शासक केल्हन देव मदद के लिए आगे आए। राज्य की सभी स्त्रियों एवं कन्याओं को रानी नाइकी देवी ने नाडोल के राजा कल्हन देव के राज्य में भेज दिया। फिर नाइकी देवी ने अपने नए सेनापति कुबर रामवीर और मदद के लिए आए हुए शासकों के साथ योजना बनाई। योजना अनुसार रानी ने 200 वीर और बलशाली योद्धाओं को आदेश दिया कि तुम भेष बदलकर मोहम्मद गौरी की सेना में शामिल हो जाओ। कुछ योद्धाओं को आबू पर्वत की तलहटी में छुपा दिए। इस तरह रानी ने मोहम्मद गौरी को भ्रम में रखने के लिए अपनी सेना के 25,000 सैनिकों को अलग अलग भागों में बांट दिया। पूरी योजना बनाने के बाद रानी नाइकी देवी अपने दोनों पुत्रों मूलराज द्वितीय तथा भीमदेव द्वितीय को अपनी पीठ पर बांधा और घोड़े पर बैठकर मोहम्मद गौरी के सैन्य शिविर की तरफ चल पड़ी। अपनी जीत को सुनिश्चित मानकर मोहम्मद गौरी मन ही मन बहुत खुश था और जैसे ही उसने रानी नाइकी देवी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मोहम्मद गौरी से कुछ ही दूरी पर आकर रानी नाइकी देवी रुक गई। इसी समय योजनाबद्ध मोहम्मद गौरी की सेना में शामिल राजपूत सैनिकों ने हर हर महादेव का नारा लगाते हुए तुर्की सैनिकों पर टूट पड़े। असावधान गौरी जब तक समझता उसी समय बाकी चारों तरफ से हमला शुरू हो गया। रानी नाइकी देवी सोलंकी के साथ घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक और हाथियों पर सवार सैनिक को देखकर मोहम्मद गौरी के पैरों तले जमी खिसक गई। इसकी सेना चारों तरफ से अचानक हमले से बिखर चुकी थी। मोहम्मद गौरी कुछ भी समझ पाता इससे पहले ही रानी नाइकी देवी ने अपनी तलवार के तेज बार से मोहम्मद गौरी के गुप्त अंग को भंग कर दिया। घायल अवस्था में दर्द से कांपता हुआ मोहम्मद गौरी युद्ध के मैदान से भाग निकला। मेरुतुंग के द्वारा लिखी गई प्रबंध चिंतामणि नामक पुस्तक और अन्य इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गौरी इतना डर गया था कि मुल्तान पहुंचने के बाद ही वह अपने घोड़े से नीचे उतरा। मुल्तान पहुंचने के बाद मोहम्मद गौरी ने देखा कि वह पूर्णतः नपुंसक बन गया है। इस घटना के बाद मोहम्मद गौरी ने अगले 13 वर्षों तक भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इस पूरे युद्ध में महारानी नाइकी देवी से सिर्फ यही गलती हुई कि उन्होंने अत्यंत वीरोचित आदर्शों और क्षत्रियों की मर्यादा को ध्यान रखते हुए जान बचाकर भागते हुए मोहम्मद गौरी की पीठ पर वार नहीं किया और उसकी जान बख्श दी। इसी समय इसे मार दिया जाता तो भारत में इस्लामी राज्य कायम नहीं हो पाता।